हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार बताइए कमेंट कर कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सही होंगे और अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम जो नवीन सर 3 बजे का प्रैक्टिस सेट लेते हैं उसकी जो थ्योरी है वो बहुत ही कम समय में रिवाइज करेंगे और इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और टाइम भी बचेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो पहले 5 क्वेश्चन रिवीजन के उन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मोहन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहन बीड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओवी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, जननायक किस भारतीय राजनीतिक को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 348। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 348। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दीपू दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये 5 क्वेश्चन होमवर्क के होते हैं कंप्लीट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला जो प्रैक्टिस सेट है, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला है, रानी मछैया एक डैश लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उम्मत आठ थी इनका नाम। जो मतलब लोकगीत है वो उम्मत आठ है। ये कर्नाटक की हैं और कोरवा जनजाति द्वारा ये लोकगीत होता है। आइए देखते हैं इसके जो ऑप्शन है। देखिए, और देखते हैं लोक नृत्य। ये लंबाड़ी जो है ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में होता है और ढिमसा जो है ये आंध्र प्रदेश में होता है और गोसाड़ी जो है वो तेलंगाना में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में ये स्थित है। ये किससे संबंधित है, ये शिव से संबंधित है। किसने बनवाया था, राजराज चोल द्वारा ये बनवाया गया था। और अन्य मंदिर देखते हैं। ये मंदिर मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है, मीनाक्षी मंदिर भी तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है, पार्वती को समर्पित है। ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था पांड्य शासकों ने ये बनवाया था मीनाक्षी मंदिर। आइए देखते हैं अन्य मंदिर। श्रीपुरम मंदिर जो है वो चोल शासकों ने बनवाया था, ये सभी तमिलनाडु में है। ऐरावतेश्वर मंदिर भी वहीं है। और ये गंगेकोट चोलपुरम राजेंद्र चोल ने बनवाया था। तट मंदिर विष्णु को समर्पित है। यह पहला हरित गृह पुरातत्व स्थल है भारत का। ये जो तट मंदिर है विष्णु को समर्पित, ये पहला हरित गृह पुरातत्व स्थल है भारत का। आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन से मंदिर हैं। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। आहुबिलियम मंदिर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। केरल के मंदिर देखते हैं। केरल का जो मंदिर है वो सबरीमाला मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भगवान अयप्पन को समर्पित है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, कर्नाटक में। और हजारा राम मंदिर भी कहाँ पर है, कर्नाटक में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथक केंद्र के निर्देशक थे। निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निर्देशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विश्वविद्यालय शुरू किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। ये देखिए, ये बेस्ट कोरियोग्राफ अवार्ड भी 2016 में जीत चुके हैं। बाजीराव मस्तानी मूवी में इन्होंने काम किया था। देखिए, पंडित कथक से संबंधित पंडित लक्ष्य महाराज भी किससे संबंधित है, कथक से। इनका अन्य नाम क्या है, विजयनाथ इनका अन्य नाम है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमला दास की है ये आत्मकथा। अन्य कौन सी अंत्य कथा भी नहीं की है। आइए दूसरी और जो ऑप्शन है उनको वो करते हैं सॉल्व।
अमृता प्रीतम की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पिंजर, पिंजर अमृता प्रीतम की पुस्तक है। कोरे कागज, कागज के कागज है, कागज थे कैनवास, ये सभी किसकी हैं? अमृता प्रीतम की हैं। आशा पूर्णा देवी की देखते हैं। आशा पूर्णा देवी पहली महिला 1976 में ज्ञानपीठ मिला। आशा पूर्णा देवी को ये पहली महिला है जिन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस भाषा के लिए? बांग्ला भाषा के लिए। इनकी रचना कौन सी थी? प्रीतम प्रतिभूति इनकी रचना थी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से सीता एन इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवदत्त पटनायक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवदत्त पटनायक। इनकी अन्य पुस्तक क्या है? माय गीता, जाया, माइथ, ये किसकी पुस्तक है? ये देवदत्त पटनायक की हैं। और अन्य पुस्तक कौन है? इन्होंने 2024 में लिखी है सती सावित्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो नई पुस्तक है तो पूछी जा सकती है। और दूसरी पुस्तक है इनकी माई प्रेग्नेंट किंग। तो और एक ये है द सेवन सीक्रेट्स ऑफ विष्णु। और एक ये है द सेवन सीक्रेट ऑफ शिवा। ये किसकी मूवी है? देवदत्त पटनायक की। आइए देखते हैं अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी की कौन सी पुस्तक है? मलुआ के मृत्युंजय इनकी पुस्तक है। द ऑड ऑफ वायुपुत्रा, ये इनकी पुस्तक है। लीजेंड ऑफ सोहेल देव, ये इनकी पुस्तक है। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, ये इनकी पुस्तक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत के निर्देशक कौन थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र ने इसके वो थे निर्देशक। 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला था। 1962 में चीन के युद्ध के बाद जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए गाया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू के समय। लेखक कौन थे? कवि प्रदीप ने ये लिखा था। आइए और देख लेते हैं जो गीत इम्पोर्टेंट है, एसएससी पूछ लेती है। यह है पीरित जहाँ की रीत सदा, ये महेंद्र कपूर ने गाया है। और माँ तुझे सलाम ए.आर. रहमान ने गाया है। ए.आर. रहमान ने। कर चले हम फिदा वतन साथियों, ये मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये बी प्राक ने गाया है। दे दी हमें आज़ादी, ये आशा भोसले ने गाया है। मेरे देश की धरती, ये महेंद्र कपूर ने गाया है। संदेश आते हैं, ये सोनू निगम ने गाया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कोणार्क नृत्य महोत्सव KDF 1986 से हर वर्ष के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है। देखिए पहले क्वेश्चन तो यहीं से हो गया कि ये 1986 से शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत जो हुई थी। और ये 1 से 5 दिसंबर तक बनाया जाता है। 1 से 5 दिसंबर तक ये बनाया जाता है। शुरुआत इसकी की थी गंगाधर प्रधान ने। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं। किसकी हैं वो? कथक डांस की हैं। नेशनल अवार्ड मिला है इन्हें 2023 में मिमी फिल्म के लिए। और देखिए आज ये कुछ और अभिनेत्री को देखते हैं। हेमा मालिनी भरतनाट्यम से हैं और इनकी बेटी है ईशा देवल, वो ओडिसी से है। श्रीदेवी भी भरतनाट्यम से संबंधित थी। सुधा चंदन भी भरतनाट्यम से संबंधित थी। आइए देखते हैं। अमन सहरावत किस वर्ग के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये किस में जीते हैं? अंडर 23 में, अंडर 23 में जीते हैं 2022 में। एशियन गेम्स में ये ब्रोंज मेडल लेकर आए थे। और पहली महिला अंडर 23 में गोल्ड मेडल किसने लिया था? रितिका हुड्डा ने जीता था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित है? तो देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, बेस्ट स्ट्रोक भी है। ये छाती के बल जब हम जोर लगाते हैं तब इसे बेस्ट स्ट्रोक कहते हैं। बैक स्ट्रोक से जब पीछे के बल जोर लगाते हैं। फ्री स्टाइल है हाथ के बल। और बटरफ्लाई है, डॉल्फिन किक भी इसे कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले PM
जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये कहाँ फहराया था? लाहौरी गेट पर, लाहौरी गेट में इसका। और लाल किले से जो है लाहौर की तरफ गेट है, ये वहाँ पर फहराया था। बाघ यंत्र जो बजाता है इस टाइम पे, ये शहनाई बजी थी जो प्रमुख थी, और किसने बजाई थी? ये बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई वादक। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्हित तिरंगा ध्वज। ये इसकी देखिए लंबाई और चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या होता है? 2:3। और कराची अधिवेशन जो हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। इसी में महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे जनता द्वारा। 1947 में अशोक चक्र को अपनाया गया था राजेंद्र प्रसाद समिति द्वारा। अशोक चक्र को अपनाया गया था। निर्माण किसने क्या था? तो ये क्या था? डिजाइन जो दिया था पिंगल वेंकैया ने दिया था। स्वीकार हुआ था ये 22 जुलाई 1947 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष या 70 वर्ष तक। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरुण कुमार मिश्रा। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्थापना 1993 में हुई थी। 93 के एक्ट से 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और 1991 में पेरिस सिद्धांतों से प्रेरित है ये। 1991 के पेरिस सिद्धांतों से प्रेरित है। यूएन द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो हुई थी वो 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। आइए देखते हैं। और मानव अधिकार परिषद जो है वो 15 मार्च 2006 को यूएन महासभा ने बनाई थी। और ये सदस्य इसमें कितने होते हैं? सदस्य होते हैं, ये कितना लगा है? 0 या 3। एक अध्यक्ष। इसमें सदस्य जो होते हैं वो होते हैं 13 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक और 7 जो है वो मानद सदस्य होते हैं जो मतलब समाज के लिए कार्य करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्ट 2005 के अनुसार 2005 में की गई थी। सदस्य एक अध्यक्ष होता है इसमें, और 10 से अधिक नहीं हो सकते, 10 सबसे अधिक हैं। कार्यकाल होता है इनका 65 वर्ष। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और एक समिति की सिफारिश पर हुई थी। वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा एक समिति बनाई थी, उसकी सिफारिश पर हुई थी। वर्तमान केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया, जो पहले दलित हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को। ये आर्टिकल कितने में है? 315 से। ये संघ यूपीएससी जो है 315 से 323 तक। और भाग कौन सा है? 14। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग के नाम से। संवैधानिक प्रावधान 26 अक्टूबर 1950 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। 7 किससे होती हैं? राज्यसभा से होते हैं। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्थायी समिति है ये लोक लेखा समिति जो है ये एक स्थायी समिति है। इसका कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी इसे कहते हैं। अध्यक्ष जो होता है इसका वो विपक्ष का नेता होता है। कब से? 1967 से। आइए देखते हैं कुछ और समिति। अब देखते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति सदस्य इसमें होते हैं 30 के 30 लोकसभा से ही होते हैं। इनका कार्यकाल भी 1 साल का होता है। अध्यक्ष जो होता है लोकसभा द्वारा चुना जाता है। स्थापना 1950 में हुई थी जॉन मैथाई की सिफारिश पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलबन का मकबरा।
इसका कार्यकाल कितना है? 1265 से 87 या 86 तक। आइए देखते हैं। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, जो महमूद की याद में इल्तुतमिश का पुत्र था, जो महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था, उसकी याद में बनाया गया था। इल्तुतमिश के समय ही बनाया गया था ये, और गुंबद कला को जन्म देने वाला इल्तुतमिश को ही कहा जाता है इसी मकबरे के द्वारा। देखते हैं बलबन की कुछ नीति। लोह एवं रक्त की नीति इसने मेवातियों के खिलाफ बलबन ने अपनाई थी। नवरोज उत्सव जो पारसी धर्म का है वो भी बलबन ने चालू किया था। सिजदा एवं पावोस ये भी बलबन ने चालू की थी। और तुर्क चहलगानी जो इल्तुतमिश ने चालू की थी वो इसने बलबन ने ख़त्म कर दी थी, जिसमें 40 सरदारों का समूह होता था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जो टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश ने जारी किया था। तांबे का सिक्का नहीं, ये चांदी का सिक्का था, और तांबे का सिक्का जो कहलाता था दिल्ली सल्तनत वो जीतल कहलाता था। आइए देखते हैं आगे। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किया इसने, शुरू ऐबक ने किया था। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहली मरम्मत जो की थी इसने वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने 1386 में, क्योंकि ये गिर गई थी बिजली गिरने से। अतारकिन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने बनवाया था। बदायूं में जामा मस्जिद बनवाई थी इल्तुतमिश ने। एकता प्रथा जो ज़मीन से संबंधित थी वो भी इल्तुतमिश ने शुरू की थी। तुर्क चहलगानी भी जिसमें 40 तुर्कों का समूह था वो भी इल्तुतमिश ने शुरू किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सुल्तान बनने से पूर्व बलबन हरियाणा में कहाँ से इक़्तिदार था? ठीक है, बलबन जो था वो इल्तुतमिश का इक़्तिदार था, वो किस ज़िले से था? तो ये था हांसी हरियाणा से। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। 1265 से 1286 ईस्वी ने डैश की उपाधि धारण की थी। तो इसने कौन सी की थी? जिल्ले लाई, यानी ईश्वर की छाया। इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। इसने उपाधि धारण की थी। इसने बहुत ही उपाधि धारण की थी। आइए देखते हैं। ये देविया सिद्धांत का समर्थन करता था। उलुग खां इसकी उपाधि जो दी थी वो नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। किसको? बलबन, मतलब बलबन को जो दी थी उलुग खां की उपाधि वो नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। 1246 से 1265 द्वारा इसी का पीएम था ये नसरुद्दीन महमूद का। और देखते हैं आगे। नवाब मुमलिकान जो बलबन था वो किसके कार्यकाल में था? नसरुद्दीन महमूद के। नवाब खुदा बलबन की उपाधि थी। खुदाए बंदरगाह बलबन ईश्वर का भक्त मानता था अपने आप को। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर्स था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? तो ये इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। आइए इसके और देखते हैं हम सल्तनत काल के पद देखते हैं हम। तो सल्तनत काल के पद कौन से हैं? प्रधानमंत्री जो होता था, प्रधानमंत्री को वजीर कहते थे। विदेश विभाग का जो होता था वो कौन सा होता था? रिसालत। और पत्राचार विभाग को क्या कहते थे? दीवान ईसा, जो मतलब इसका वो होता था इख्तियार। और रक्षा विभाग को क्या कहते थे? दीवान आरिज। और न्याय विभाग को काजी, जो न्याय विभाग का प्रमुख होता था। देखिए ये पहली क्लास है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, कुछ थोड़ी बहुत गलती भी हो तो आगे से मैं सही कर दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टिटिकाका। ये कितनी है? 3810 मीटर ऊंची है। नौगम्य का मतलब होता है जहाँ पर नाव चलती हैं, जहाँ सबसे ऊंचाई ज़्यादा है वहाँ पर नाव चलती हैं। इसका सही ये कहाँ पर है? ये बोलिविया के पठार पर है। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो USA में है। कौन सी? सुपीरियर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
भारत का कौन सा राज्य प्रेषित तूफान काल वैसाखी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल और असम में प्रचलित है। आइए देखते हैं। इसे हम क्या एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से? नॉर्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। आम्र वर्षा जो होती है वो केरल कर्नाटक में होती है। मंजरी वर्षा जो होती है वो जम्मू कश्मीर में होती है। और लू जो चलती हैं वो नॉर्थ इंडिया में चलती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में औस, अमन और बोरो शब्द संबंध किस फसल से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये किसकी किस्म है? ये जो किस्में हैं, ये किस्में हैं किसकी? धान की। धान की ये किस्में हैं, ये 3 शब्द जो हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से सही जोड़ी स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य की पहचान कीजिए। इसे हम झूम खेती भी कहते हैं। देखिए, बेवर जो होती है वो मध्य प्रदेश में होती है, और दहियार, दीपा यह भी मध्य प्रदेश की कृषि हैं। जरा एरका ये साउथ इंडिया की हैं। कुमारी केरल में, और पोडू आंध्र प्रदेश में, बीडा घावी उड़ीसा में। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है। और देखिए, सोनहट झिलमिल की खानें भी छत्तीसगढ़ में ही हैं। आइए देखते हैं अन्य खाने। रानीगंज, रानीगंज की जो खान है वो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे पुराना जो कोयला क्षेत्र है वो यहीं पर है। सबसे बड़ा भारत का कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? गिरिगिरह सरिया झारखंड में। और सिंगरौली जो है, सिंगरौली की खान जो है वो एमपी में है। और तालचेर की जो खान है वो उड़ीसा में है। नजीरा असम में है। नामफूक अरुणाचल प्रदेश में। उमरलोंग मेघालय में। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2016 में। PM रोजगार सृजन कार्यक्रम जो चला था वो 2008 में आया था। आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है वो 2020 में लाई गई थी मोदी द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो 2011 में लाया गया था। और PM गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। टाटा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड TISCO, यहाँ से क्वेश्चन SSC जरूर पूछता है। शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1907 में। और बना कब था? 1910 में। उत्पादन 1911 में स्वर्ण रेखा नदी पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालथस। लगान सिद्धांत जो दिया था रिकॉर्ड ने दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद डिक्लेटर सकल घरेलू उत्पाद डिक्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य अनुपात है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP। ये इसका फॉर्मूला जो वो होता है, नॉमिनल GDP और रियल GDP गुणा 100। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि मतलब जैसे हम कभी कभी खंडरों में जाते हैं, मतलब चिल्लाते हैं, वहाँ से बात जो आवाज़ वापसी आती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्वनि का परावर्तन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन तल दूरी जो होती है वो 17.2 मीटर होती है। 17.2 मीटर से खड़े होकर आप परावर्तन दूरी कहलाती है। 332 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। लाक्स ने बताया था। ध्वनि की गति ठोस में ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 32। ध्वनि का तारतम्य यानी पिच किस पर निर्भर करती है? तो ये तो कई हजार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति पर। ये हर्ट्ज, आवृत्ति जो है वो हर्ट्ज में नापी जाती है। और तीव्रता जो है वो डेसिबल में, यानी कितनी तीव्र जा रही है। सामान्य बातचीत में जो हम कितने डेसिबल में बात करते हैं? तो ये हो जाएगा 30 से 40 डेसिबल में हम सामान्य बातचीत करते हैं। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कंपैरिजन करके। जैसे ताप बढ़ेगा तो ध्वनि भी क्या होगी? बढ़ेगी। और दाब बढ़ेगा तो ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर्द्रता बढ़ेगी
तो ध्वनि की गति बढ़ेगी, जो स्पीड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? पानी की कठोरता जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साबुन से झाग बनाना। साबुन से झाग बनाना। सॉफ्ट होगा, अगर पानी सॉफ्ट होगा तो उसमें झाग बनते हैं, और हार्ड होगा तो नहीं बनते हैं। जल की कुछ कठोरता कितनी होती है? 2। एक स्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। जो स्थायी कठोरता होती है, इसे हम परम्यूटर विधि से भी स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं, और जो अस्थायी है उसे पानी गर्म करके भी दूर कर सकते हैं। इसे हम क्लार्क विधि द्वारा भी कर सकते हैं। स्थायी कठोरता जो होती है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड एंड सल्फाइड के कारण होती है, और जो अस्थायी कठोरता होती है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्न में से किस 2 कार्बन यौगिक का मिश्रण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेन और ब्यूटेन। जो कि गैस सिलेंडर होता है घर पे, उसमें उसकी बात हो रही है। एलपीजी सल्फर, एलपी जो हम गैस होती है गैस सिलेंडर में, उसमें से जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? सल्फर के कारण वो गंध आती है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी काय में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। गोल्जी काय जो होती है वो कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं हम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको आप ऐसे याद कर रख सकते हैं कि हमारी माई में जो है, माई से बात करके ऊर्जा हमारी बढ़ जाती है पढ़ने के प्रति। इसे हम सूत्रकणिका भी कहते हैं। खोज हुई थी 1857 में कालीकर द्वारा। शब्द जो दिया था वो कार्ल वेंडो द्वारा दिया गया था। ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में देता है। किसके रूप में? एटीपी के। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 37। हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविक, सर्बिया के हैं। 24 ग्रैंड स्लैम अब तक इन्होंने जीते हैं। और फीमेल में किसको दिया गया है? एटना को, ये स्पेन की हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। सतलुज नदी पर है ये। 1500 मेगावाट। और अपना विद्यालय कार्यक्रम भी कहाँ से हुआ है? वही हिमाचल प्रदेश ने किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। तो आपको बताइए क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और क्लास नहीं अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मेरी कमी है क्या नहीं है, जिससे कि मैं उसे दूर कर सकूं, उस पर अमल कर सकूं और उस पर काम करूं। ओके बाय।